रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेनी अटैक की खबर। लंबी दूरी के ड्रोन से यूक्रेन ने किया हमला। यारोस्लाव में ऑयल डिपो को बनाया टारगेट। ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यारोस्लाव की तस्वीरें हैं जहां पर एक ऑयल डिपो को किस तरह से किया गया है टारगेट। लंबी दूरी के ड्रोन के जरिए हमले की कोशिश की। ये तस्वीरें देखिए। और यूक्रेन में रूस का भीषण ड्रोन अटैक। जी हां, नेप्रो में थर्मल पावर प्लांट किया तबाह। यूक्रेनी सेना के काम आता है थर्मल प्लांट जिस पर यह हमला किया गया है। और कीव पर रूस का विध्वंसक मिसाइल हमला हुआ है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है। हमला रोकने में नाकाम रहा पैट्रियट सिस्टम। ये देखिए तस्वीरें, कीव पर किस तरह से हमला बोला गया है। और खास बात यह है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से ये अटैक अंजाम दिया गया, जो कि बहुत घातक मिसाइल होती है। वही कीव पर रूसी हमले का वीडियो। रूसी हमले के बाद कीव में तबाही। जी हां, कीव में हमले का वीडियो सामने आया है। रूस की तरफ से हमला किया गया और जिसके बाद भीषण तबाही मची है। ये देखिए तस्वीर। और वहीं राजधानी कीव में रूस के अटैक का एक और नया वीडियो सामने आया है। कीव के रिहायशी इलाके में भी रूसी हमले हुए हैं। हमलों के बाद कीव की इमारतों में लग गई भीषण आग। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की राजधानी कीव को कैसे रूस ने निशाना बनाया है। और खास बात यह है कि कीव के रिहायशी इलाकों में भी जोरदार हमले हुए। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन की सेना ने दहला दिया है। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। कीव पर रूस की विध्वंसक बमबारी हुई है। हाइपरसोनिक मिसाइल से, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया गया है। कीव पर रूसी हमले का एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तबाही के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और खास बात यह कि हमलों में रिहायशी इलाकों को भी बनाया गया है निशाना। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सेना ने आर्टेमा पर कब्जा किया है। डोनेट्स्क इलाके में रूसी फौज का कब्जा। और स्लेवांस्क में भी 5 फैक्ट्रियों पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा सामने आया। यूक्रेनी सेना फैक्ट्रियों से हटेंगी जहां पर अब रूस का नियंत्रण हो गया है। 5 फैक्ट्रियों पर कब्जे का दावा रूस का। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका से खबर आ रही है और यह चौंकाने वाली खबर बताती है कि जंग अब सिर्फ जमीनी और हवाई नहीं हो रही है, बल्कि अंतरिक्ष तक भी जंग का दायरा बढ़ गया है। रूस ने यूरोप में जैम किया जीपीएस। अमेरिका की रिसर्च में बड़ा दावा सामने आया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जीपीएस जैम। 2019 से अब तक 75 बार जैम किए जीपीएस। देखिए, ये चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। अब अंतरिक्ष से यूरोप पर अटैक की तैयारी। रूस का सीक्रेट डीकोड किया गया है। 7 साल में 75 बार जीपीएस सिग्नल को डिस्टर्ब किया गया। 2019 से अब तक 75 बार 10 सेकंड तक सिग्नल डिस्टर्ब रहा। रोमानिया से लेकर ग्रीनलैंड तक जीपीएस प्रणाली बाधित हुई। अंतरिक्ष में मौजूद रूसी सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। रूसी सैटेलाइट कॉस्मोस 2546 और EKS का इस्तेमाल किया गया। परमाणु विस्फोट का पता लगाने में ये सैटेलाइट इस्तेमाल होते हैं। अब आगे क्या होगा? रूस पर यूरोप का अविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। रूस पर
प्रतिबंधों की मांग कर सकता है ईयू। विमानन और समुद्री सुरक्षा की चिंता बढ़ेगी। नाटो की प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। अंतरिक्ष क्षेत्र में नई प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की इस जंग का न सिर्फ दायरा बढ़ता नजर आ रहा है, बल्कि जमीन से ऊपर उठकर अब अंतरिक्ष में लड़ाई लड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और रूस के निशाने पर है यूरोप। देखिए, ये जो न्यूज़ आपने बताया ये बड़ी चौंकाने वाली न्यूज़ है। ये इसके बड़े सीवियर रिपरकशन होने जा रहे हैं। इस तरीके के जीपीएस को जैम करना, वो भी रिपीटेडली जैम करना, ये दिखाता है कि जो रूस की पहुंच है वो आज की डेट में स्पेस तक पहुंची है। और ये सिर्फ स्पेस की लड़ाई नहीं, ये सारे जो ज़मीनी हालात हैं उसको अफेक्ट करता है। आपका डिप्लॉयमेंट कहाँ, आपका मूवमेंट कहाँ है, आपका क्या अपडेट है, इंटेलिजेंस अपडेट, सारा कुछ सेटेलाइट के माध्यम से होता है। और अगर आपने उसको अफेक्ट कर दिया, जैम कर दिया, तो तमाम इंफॉर्मेशन आप हिडन रख सकते हैं। आप अपने मूवमेंट को तो प्रोटेक्ट कर लेते हैं और दुश्मन की जानकारी ले लेते हैं। तो अगर रूस इस स्थिति में है कि पूरे यूरोप के जीपीएस सिस्टम को जाम करता है, तो ये एक टेस्ट किया जाता है इनिशियली कि कितना इफेक्टिव है। और जब लड़ाई में एक्चुअल ग्राउंड पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो लंबे ड्यूरेशन तक के लिए होगा। और उतनी देर में रूस तमाम तरीके के ग्राउंड पे जो इफेक्ट चाहता है वो क्रिएट कर देगा। तो एक बड़ी खबर है, इसका कहीं ना कहीं काउंटर निकालना पड़ेगा, अन्यथा नाटो कंट्री जो यूरोप के जो हैं, जो ईस्टर्न यूरोप के, वो इससे बैडली अफेक्टेड होते हैं। और इसी के तहत देखिए पोलैंड में भी उन्होंने अपना अलर्ट जारी किया हुआ, तमाम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एक तरफ हंगरी है जो उसने गिव अप कर रखा मोरलेस, लेकिन एक पोलैंड है जो रेजिस्ट करता है और साथ में इंग्लैंड का जो सपोर्ट मिलता है। तो ये यूरोप के लिए एक बड़ी भयावह स्थिति है और दिखाता है कि ये लड़ाई देखिए यूक्रेन और रशिया की ना हो के वो यूरोप तक फैलती है। यूरोप के डोमिनेंस की बात है। यूरोप एक तरफ रूस को तो दरकिरार करना चाहता है, किसी भी तरीके से वो अपने समकक्ष नहीं खड़ा होना चाहता है, और वहीं रूस है जो यूरोप में अपना पेनिट्रेशन चाहता है। तो ये अलग किस्म का जंग है। मेरा मानना है कि ये जो पुतिन बोलते कम है, लेकिन जहां इफेक्ट करता है चीज़ों को वो इंप्लीमेंट करते हैं, ये इनकी खासियत है। लूज स्टेटमेंट नहीं, जब भी उन्होंने बात की युद्ध को लेके, यूक्रेन की शांति को लेके, वो अलग मुद्दे पे बात करते हैं। जेलेंस्की तैयार है देखिए आज की डेट में बात करने के लिए, लेकिन रूस है जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता, चारों स्टेट पे कब्जा। और क्रीमिया पे देखिए हमले जारी हैं कि क्रीमिया में यूक्रेन ने एक पैनिक सा क्रिएट किया तमाम तरीके के ड्रोन के स्ट्राइक से। टूरिज्म वहाँ चाह रहे थे, तमाम रशियन वहाँ छुट्टी पे थे, अब वो सारे वहाँ विड्रॉ कर रहे हैं। तो यूक्रेन भी शांत नहीं बैठा हुआ, उसके पास जो भी असले हैं उसका वो बखूबी से इस्तेमाल करता है। लेकिन पुतिन को अपने स्टैंड को थोड़ा सॉफ्टन करना पड़ेगा। इस लॉन्ग ड्रॉन वॉर हो रखा है और ट्रम्प बार बार लेकिन सर इसका कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा कि पुतिन अपने स्टैंड को सॉफ्ट करना चाहते हैं, थोड़ी ढिलाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने खबर भी बताई कि बहुत ऊपर तक बात चली गई है, यानी अंतरिक्ष तक ये लड़ाई चली गई, इसके प्रभाव चले गए। और देखिए रूस के खिलाफ ब्रिटेन का बड़ा एक्शन, रूसी शैडो फ्लीट का टैंकर जब्त किया, अटलांटिक महासागर में टकराव बढ़ा, यूके के एक्शन पर रूस की चेतावनी, अब टैंकर्स को बम लगाकर उड़ा देंगे, ये रूस ने कहा। तो अब समंदर में रूस वर्सेस ब्रिटेन, खबर क्या है ये देखिए आप। स्मार्टर्स शिप कैमरून के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था। इंग्लिश चैनल में वेमाउथ तट के पास ये खड़ा था। ब्रिटेन की एनसीए ने जहाज के कैबिन्स की तलाशी ली। ब्रिटिश अफसरों ने जहाज के दस्तावेजों की भी जांच की। रूस की ब्रिटेन को धमकी क्या सामने आई? शैडो फ्लीट के किसी जहाज को दोबारा जब्त ना करे ब्रिटेन, ये सीधे सीधे धमकी दी गई। और ब्रिटेन ने ऐसा किया तो अपने शिप को बारूद लगाकर उड़ा देंगे, ये चेतावनी है। ऐसा धमाका होगा कि ब्रिटेन का तटीय इलाका दहल जाएगा। पुतिन से शैडो फ्लीट को विस्फोटकों से लैस करने की अपील। ब्रिटेन का आरोप क्या है? तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध से बचने की कोशिश में है रूस। शैडो फ्लीट के माध्यम से रूस प्रतिबंधों से बचना चाहता है। ब्रिटेन के मुताबिक शैडो फ्लीट में 700 से ज्यादा जहाजों और प्रतिबंधित तेल का 75% हिस्सा शैडो फ्लीट से भेजा जाता है। जुलाई 2025 में माइटोस शिप बैन नाम बदलकर इसका स्माइटोस कर दिया गया था। और देखिए सीधी सी बात है कि निनाद सर, ये कोशिश जो रूस की है वो ब्रिटेन को खटक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रंप ने जो कोशिश की थी पीछे
इसमें मध्यस्थता करने की, जंग को खत्म कराने की, उसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। मतलब नाटो ज्यादा इनसिक्योर हो गया है। ब्रिटेन को लगता है अपनी सुरक्षा खुद देखनी पड़ेगी। अमेरिका ने जो एक थोड़ी सी अमेरिका की क्रेडिबिलिटी थी, ट्रंप ने वो भी गंवा दी है। क्या वो कवर हटने के बाद ब्रिटेन भी ज्यादा एग्रेसिव है, फ्रांस भी ज्यादा एग्रेसिव है, यूरोप पूरा रूस के खिलाफ ज्यादा एग्रेसिव है? बिल्कुल, रूस के ऊपर खतरा बड़ा है। देखिए, अगर अभी इससे पहले आप बात कर रहे थे कि स्पेस से यानी अंतरिक्ष से जैमिंग कर रहा है यूरोप को पे रशिया, इससे पहले 6 महीने पहले उल्टी खबर आई थी कि यूरोपियन लोग रशिया की जैमिंग करें। अगर आप रूस की मीडिया पढ़ते हैं तो आजकल क्या है कि नैरेटिव दोनों तरफ से चल रहा है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन किसको जैम कर रहा है। रही बात अमेरिका के गारंटी की, अमेरिका की गारंटी नेटो पे कम हो गई है। मेरे को लगता नहीं कि यूनाइटेड किंगडम की इतनी एबिलिटी है ब्रिटिश नेवी की कि रशियन फ्लीट्स को बार बार रोक सके। इक्का दुक्का शिप रोकने से रशियन फ्लीट का चलना बंद नहीं होने वाला। 178 शिप्स इस वक्त सी पे हैं रशिया की। तो मेरे को लगता है कि ये गीदड़ भपकी दे रहा है रशिया भी कि हम अपनी खुद की शिप उड़ा देंगे और बहुत सारा पोल्यूशन वगैरह कर देंगे। मुझको लगता है कि बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि रशिया को रोक पाए। इधर उधर 2-4 वो इंस्पेक्शन जरूर कर सकती है। ठीक बात है। और इस बीच एक और अहम खबर है, रूस पर सबसे नए ड्रोन से यूक्रेन ने हमला किया है। लॉन्ग रेंज ड्यूटी ड्रोन से ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। यारोस्लाव इलाके में ऑयल डिपो को उड़ा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, 2000 किलोमीटर तक मार कर सकता है ये ड्यूटी ड्रोन, जिसका इस्तेमाल किया गया है ताजा हमले को अंजाम देने के लिए। चलिए तो आपको बताते हैं कि आखिर कितना खतरनाक है यूक्रेन का ल्यूटी ड्रोन। खासियत इसकी देखिए तो ये N196 ल्यूटी ड्रोन 1 वे अटैक ड्रोन है और इसकी रेंज की बात करें तो 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। वॉरहेड की बात करें तो 50 से 75 किलोग्राम यह विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। स्पीड देखिए 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आगे बढ़ता है और विंग स्पैन लगभग 6.7 मीटर है। लॉन्च वजन की बात करें तो 250 से 300 किलोग्राम है और जमीन से ये लॉन्च होता है, जमीन से ये टेक ऑफ करता है। रूस के लिए ये चुनौती क्यों है, तो रूस के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा किलोमीटर तक ये हमला करने में सक्षम है, यानी लंबी दूरी तक मार कर सकता है। ड्रोन सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर भी हमला संभव है। ये एक बड़ी खासियत इसकी, क्रूज मिसाइल की तुलना में कम लागत है इसकी, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो सकता है। कहां हमला करने में ये सक्षम है ये भी देख लीजिए। ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर सकता है, फ्यूल डिपो, सैन्य कारखाने, एयरबेस, इन सभी को ये निशाना बना सकता है। जी और देखिए, इस बीच यूक्रेन की तो अपनी तैयारियां हैं ही, जंग में रूस ने भी नए हथियार निकाल लिए। इस्तेमाल किया है एक नया हथियार, पहली बार ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल का इस्तेमाल किया गया है। 150 किलोग्राम वाले वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है ये बैंडेरोल, जिसको अब रूस इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए रूस का नया ड्रोन मिसाइल बैंडेरोल, खासियत इसकी देखिए, वॉरहेड ये लगभग 150 किलोग्राम ले जा सकता है, बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक। रेंज इसकी 500 किलोमीटर की है जैसा कि बताया गया है, और स्पीड की बात करें तो काफी तेज रफ्तार, 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। क्रूज मिसाइल जैसी ताकत है इसकी, लागत लेकिन क्रूज मिसाइल से कम है। मारक क्षमता की बात करें सामान्य ड्रोन से इसकी मारक क्षमता ज्यादा है। यूक्रेन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, कम ऊंचाई पर उड़कर एयर डिफेंस को ये चकमा दे सकता है, कम लागत से तैयार होता है, क्रूज मिसाइल जैसी क्षमता है, विध्वंसक क्षमता है, सैन्य ठिकानों पर प्रभावी हमला करने में यह सक्षम है। लक्ष्य तक जाने के लिए रूट डाइवर्ट किया जा सकता है, क्रूज मिसाइलों की तुलना में तीखे मोड़ ले सकता है ये। जी हां, तो देखिए इस जंग को और ज्यादा घातक बनाने की कोशिश हो रही है। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, एक बात मुझे समझाइए, वेस्ट एशिया की बात करें तो ईरान अकेला था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को झुका पाने में वो कामयाब रहा। क्या वजह है कि यहां पर यूक्रेन के साथ 30 नाटो देश खड़े नजर आते हैं और उसके बावजूद भी रूस से ना कोई डील हो पा रही है, ना कोई बात हो पा रही है, ना
रूस को हराने की, उसको घुटनों पर लाने की कोशिश कर पा रहे हैं? क्या वजह है? कौन वो लोग हैं, कौन से वो एलिमेंट्स हैं, कौन से वो देश हैं जो चाहते ही नहीं है कि ये जंग रुके? देखिए, मेरा मानना है कि एक तो ज्योग्राफी जो होती है, दो कंट्री, ये दो नेबरिंग कंट्री हैं, इस समय युद्ध में लड़ रहे हैं, और साथ में जो यूक्रेन के पड़ोसी कंट्री, वो डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। नाटो को एक मोहरा मिल गया है यूक्रेन, जो उनके नीड को, जो उनकी सुरक्षा की नीड को यूक्रेन के थ्रू रशिया के ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए चले जा रहे हैं। और कोई भी देश आज की डेट में डायरेक्ट अपने ट्रूप्स का इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के साथ नहीं चाहता, क्योंकि उसको बहुत बड़ी सफरिंग होगी। उसको पता है रूस की क्या कैपेबिलिटी है, किस तरीके के मिसाइल्स हैं, किस तरीके के रॉकेट हैं, किस तरीके के लॉन्ग डिस्टेंस वेपन है, उनसे वो किसी भी तरीके से डायरेक्ट हिट नहीं होना चाहता है। इसी वजह से यूक्रेन मार खा रहा है, और मार खाने दो, उसकी मदद करो, हार्डवेयर दो, इस तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। इसलिए किसी कंट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका ने भी युद्ध के सारे साजो सामान दिए, लेकिन जो कमिटमेंट चाहिए था इस इलाके में पीस करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट पूरी तरीके से लैक करता हुआ नजर आया, और यूक्रेन को सफर करने दिया जा रहा है इस पूरे युद्ध में। रशिया जो है वो चाहता है चारों स्टेट पे अपना पूरी तरीके से कब्जा, क्रीमिया का एक्सेप्टेंस जो उसने 2014 में कैप्चर कर लिया था, और एक तरीके से यूरोप के तमाम नेशन को दिखाता है कि उसका प्रभुत्व यूरोप में भी उतना ही है। पूरी तरीके से यूरोप रशिया के ऊपर ऑयल, गैस, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट था, और आज भी डिपेंडेंट है। वहाँ इन्फ्लेशन है, तमाम सैंक्शन लगाए, लेकिन वो तमाम छोटे बड़े देशों की आज भी मदद कर रहा है। इस वजह से ये जो युद्ध है यूक्रेन और रशिया तक ही सीमित है। जब ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने तमाम अपने मिलिट्री बेसिस के थ्रू लड़ाई लड़ी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लड़ाई लड़ी, लेकिन जो ज्योग्राफी है, जो डिस्टेंस है, जिसमें डायरेक्ट कमिटमेंट ग्राउंड ट्रूप्स का होना चाहिए, वो सब नहीं हो पाया। लिहाजा वहाँ पे एक स्टेलमेट की स्थिति आई, और अमेरिका फुल फ्लेजेड तरीके से युद्ध लड़ा ही नहीं। 28 फरवरी के स्ट्राइक जो उसने की थी 4-5 दिन, उसके बाद पूरे युद्ध में वो इंटेंसिटी लैक करती रही। और आज की डेट में जब रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं, तो रशिया पहले दिन से ही बोल रहा है कि वो स्पेशल ऑपरेशन के तहत है। वो धीरे धीरे बिट्स बाय बिट्स छोटे छोटे ट्रूप्स को कमिट करके उसने चारों स्टेट को कब्जा किया, कंसोलिडेट किया, और वो अब आक्रमण कीप पे करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो टाइम गेन करा है, तमाम तरीके से ब्लीडिंग किया है यूक्रेन की, और यूक्रेन को बाध्य करेगा आगे आने वाले दिनों में कि वो रशियन शर्तों पे सीज फायर के लिए आए। तो ये एक युद्ध की स्ट्रेटजी है। यूरोप को पता है रशिया की कैपेबिलिटी, वो इससे दूर रहना चाहता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। और देखिए, इस बीच खबर यूक्रेन के मारियोपोल में विनाशक रूसी प्रहार हुआ है। हमलों के बाद मारियोपोल में धमाकों की आवाज। मारियोपोल की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये जबरदस्त हमला हुआ है। रूस ने हमला किया है, और हमलों के बाद मारियोपोल में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं रूस का कीव पर बहुत बड़ा हमला शाहे ड्रोन से कीव पर अटैक किया गया, और पेचेर्स्क लावरा नाम के चर्च को बनाया गया निशाना। ईसाई जगत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। तो ऐसा लग रहा है कि रूस आक्रोशित है, पुतिन बहुत गुस्से में है। कीव में चर्च विध्वंस हुआ है। टारगेट देखिए किससे बनाया गया है, पेचेर्स्क लावरा चर्च को। सोने के गुंबद का चर्च था ये। हथियार इस्तेमाल किया गया शाहे ड्रोन। जी हां, शाहे ड्रोन के जरिए हमला करके इस चर्च को उड़ा दिया गया। कैसी तबाही हुई है, चर्च की छत में आग लग गई, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया। 5 बचाव कर्मियों समेत 9 लोगों की मौत हुई है इसी हमले में। यहीं पर हमला क्यों किया गया, यह भी जान लीजिए। 11वीं शताब्दी का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है ये। यूक्रेन की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा है पेचेर्स्क चर्च। यूक्रेन का मनोबल तोड़ना चाहते हैं अब पुतिन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यहां पर किया गया है जोरदार प्रहार। और इस बीच रूस यूक्रेन में शांति समझौते पर ट्रंप का बयान भी आया है। अब रूस यूक्रेन में शांति समझौता करवाना है, यह ट्रंप ने कहा है। पुतिन ज़ेलेंस्की से युद्ध खत्म करने पर बात की, यह ट्रंप ने दावा किया है। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर रूसी विदेश मंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको बता दें। अमेरिकी दूत विटकॉफ जल्द ही रूस आ रहे हैं।
जेरेड कुशनर भी रूस आने वाले हैं, ये कहा है सरगेई लावरोव ने। शांति समझौते पर अमेरिका का रुख जानने की कोशिश करेगा रूस इस दौरे में। तो ईरान के बाद ट्रंप का मिशन रूस यूक्रेन, ट्रंप ने क्या कहा देखिए। रूस यूक्रेन जंग खत्म करने पर ध्यान दूंगा, ये ट्रंप ने कहा है। और साथ ही G7 सम्मेलन के बाद रूस यूक्रेन पर फोकस होगा। पुतिन ज़ेलेंस्की से युद्ध को लेकर बातचीत की। जंग खत्म करने पर पुतिन ज़ेलेंस्की तैयार हो सकते हैं। ट्रंप का प्लान क्या पूरा होगा? सीज फायर के लिए रूस की मांगे काफी ज्यादा हैं। पूरे डोनबास क्रीमिया पर कंट्रोल चाहते हैं पुतिन। यूक्रेन इतना बड़ा समझौता आसानी से नहीं मानेगा। रूस की शर्तें मानने पर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की घिर जाएंगे। दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी से समझौता मुश्किल लग रहा है, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अब यहां पर शांति करवानी है। निनाद सर, अपना वाला तो संभला नहीं, अब यहां शांति कराने की बात ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, रशिया, अगर आप ये वॉर का पिछले 6-8 महीने का दौर देखें तो जो गतिशीलता थी, मोबिलिटी थी रशियन अटैक की, वो थम गई है। रशिया हारा नहीं है टेरिटरी, पर 3 बड़े ऑफेंसिव करने के बाद भी टेरिटरी वो गेन नहीं कर पाया है। उसको पता है कि उसकी एबिलिटी इस वक्त जहाँ तक है वहीं पे वॉर सीमित है और उसमें रोज़ जाने जाती हैं। अगर आप ऑन द ग्राउंड आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आपके पास एक एपिटाइट होता है कि अपना लॉसेस कट करे विदाउट गिविंग अप गेन्स। जो हमने अभी अभी जीता है वो हम नहीं छोड़ेंगे, पर हम बात करने को तैयार है। अगर ये नहीं होता तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इतना ओपन बयान नहीं देते कि अमेरिका का रुख हम जानना चाहते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक मौका है कि यूक्रेन अपने ब्रिलियंट ड्रोन ऑफेंसिव से पैनिक क्रिएट कर पाया है रशिया में, और रशिया के 500 लेकिन क्या रूस को लगता होगा कि ट्रंप इज द राइट पर्सन टू ब्रिंग पीस? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि रूस भरोसा करता होगा? रूस को लगता है कि ट्रंप इज द राइट पर्सन कि जो उन्होंने ग्राउंड पे जीता है वो रख पाए अपने पास, उनको वापस ना करना पड़े, और इतना ही बहुत होता है कई बार। और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर डील हो गई है, एक सहमति बना ली गई है, और यही वजह है कि यूक्रेन में अब उतनी इन्वॉल्वमेंट ट्रंप की, अमेरिका की नजर नहीं आती जैसा कि इससे पहले नजर आता था। और देखिए, रूस के हमलों से कीव में अफरा तफरी मची हुई है। कीव के मेट्रो टनल में लोगों ने शरण ली। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में सैकड़ों परिवार मौजूद हैं। रूस के हमलों से कीव में इस वक्त जो दहशत है वो जरा आप देखिए इन तस्वीरों में, किस तरह से मेट्रो टनल्स में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। आम लोगों को किस तरह से इस जंग का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये आप देखिए। और इधर ज़ेलेंस्की ने पुतिन से मिलने का प्रस्ताव दिया। G7 समिट के दौरान पुतिन से मिलने का प्रस्ताव, रूस ने ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है। रूस यूक्रेन में नहीं होगी शांति वार्ता, सबसे भीषण विध्वंस की तैयारी। ज़ेलेंस्की का दावा, पुतिन से मिलने का प्रस्ताव भेजा। G7 समिट के दौरान मिलना चाहा। मीटिंग में ट्रंप, मैक्रोन की मौजूदगी होती। यूरोप, अमेरिका की सीधे पुतिन से बात होती। रूस ने क्या किया? ज़ेलेंस्की के प्रस्ताव पर कोई जवाब ही नहीं दिया। और टीवी 9 की जानकारी इस पर क्या है वो आपको बता दें। फरवरी से रुकी हुई है शांति वार्ता। शांति वार्ता शुरू करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि पुतिन पर दबाव बढ़े। फिलहाल शांति वार्ता होने की उम्मीद नहीं है। और इस बीच रूस का बम वर्षक Tu-22M3 क्रैश हुआ है। साइबेरिया के इरकुत्स्क में क्रैश हो गया Tu-22। उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये साइबेरिया का इरकुत्स्क इलाका है जहां पर Tu-22 रूस का क्रैश हो गया है। और रूस यूक्रेन जंग के बीच बदले लुकाशेंको के तेवर। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने ज़ेलेंस्की से माफी मांगी। यूक्रेन में बड़े हमले की धमकी के लिए माफी मांगी। ज़ेलेंस्की, मेरे बयान से नाराज तो माफी मांगता। और ज़ेलेंस्की से लुकाशेंको ने मांगी है माफी। खबर क्या है? यूक्रेन के ड्रोन कमांडर ने लुकाशेंको को धमकी दी। लुकाशेंको के ठिकाने पर हमले की यूक्रेनी चेतावनी सामने आई। जवाब में लुकाशेंको ने बड़े टारगेट पर एक्शन की वार्निंग दे दी। बाद में लुकाशेंको ने बयान के लिए माफी मांग ली।
लुकाशेंको ने कहा, बयान के लिए मैं खेद जताता हूं, माफी मांगता हूं। मायने क्या है इसके? यूक्रेन के साथ सीधा जंग नहीं चाहता बेलारूस, टकराव को बढ़ाना नहीं चाहते लुकाशेंको, आक्रामक नहीं बेलारूस के रक्षात्मक होने का संदेश दिया गया है। पहले आक्रामकता फिर नरमी, लुकाशेंको का ये पुराना तरीका है। बेलारूस की इन्वॉल्वमेंट को किस तरह से आज की तारीख में आप एनालाइज करेंगे ब्रिगेडियर शरदेंदु? जो हालात हैं उससे साफ ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में और बड़े हमले होंगे और ज्यादा विध्वंस होगा। बेलारूस जो कि रूस का सबसे क्लोज अलाई माना जाता है जहां तक इस जंग का सवाल है, उसका रोल आपको आने वाले वक्त में क्या दिखता है? देखिए, एक बात तो तय है कि लुकाशेंको बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका अलाइनमेंट पूरी तरीके से रशिया के साथ है, और ये जो बयान उन्होंने दिया वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि बेलारूस की धरती पे कोई डिस्ट्रक्शन हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे रॉकेट हो, मिसाइल हो, एयर अटैक हो, अल्टीमेटली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्षति पहुंचेगी। लिहाजा वो हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। पहले उन्होंने बयान दिए, फिर उसके बाद उसके लिए माफ़ी मांगी। तो ये दिखाता है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्ले अप कर रहे हैं, और नेशनल इंटरेस्ट के साथ वो ज्योग्राफी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक बात है शरदेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। नीट री एग्जाम से पहले, ये बहुत अहम खबर है, नीट परीक्षा से पहले देश में टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। 22 जून तक अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया है। टेलीग्राम ऐप नहीं चलेगा। 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर भी बंद कर दिया गया है। नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। नीट एग्जाम सही तरीके से कराए जाएं, इसके लिए इस बार पुरजोर तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत बुरे रहे। लिहाजा सबकी नजरें इस पर हैं कि इस बार नीट यूजी परीक्षा सही सलामत तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के कराई जा सके, और यही वजह है कि एहतियाती कदम उठाते हुए 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, ताकि टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करके कुछ जानकारियां इधर से उधर ना की जा सकें। नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर रोक लगाने का यह बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी गई है। 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर बंद कर दिया गया है। तो नीट री एग्जाम से पहले देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नीट एग्जाम सही तरीके से कराए जा सकें, बिना किसी गड़बड़ी के कराए जा सकें, इसके लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इस बार। शालिनी हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी, टेलीग्राम को बैन किया गया है, 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, इससे क्या होगा? सवाल यह खड़ा होता है, एहतियाती कदम उठाते हुए ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे सोच क्या है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो है वो टेलीग्राम पर तमाम पेपर के फोटोज डाले जा रहे थे, और कहा जा रहा था ये नीट यूजी का जो पेपर होना है अभी 21 जून को, उसके ये प्रश्न पत्र हैं। ये लगातार अफवाहें इस तरह की चल रही थी, और तमाम लोगों से इसको लेकर ठगी भी की जा रही थी। बहुत सारे लोगों को जो है गिरफ्तार भी किया गया अलग अलग जगहों पर। साइबर सेल ने अहमदाबाद से भी लोगों को गिरफ्तार किया, और भी जगहों से, तो तमाम शहरों से ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, एक्शन भी हुआ। लेकिन सवाल है कि अभी भी इनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन अफवाहों की वजह से जो छात्र हैं वो परेशान हो रहे थे। उनको लग रहा था सच में कोई इस तरह का पेपर जो है वो लीक हो रहा है, पेपर लेकिन शालिनी, जो काम टेलीग्राम पर हो सकता है वो व्हाट्सएप पर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टेलीग्राम पर लगातार इस तरह की, सिर्फ नीट यूजी नहीं, पहले भी तमाम इस तरह के जो पेपर, जो तमाम जो है ना कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, उनके जो प्रश्न पत्र हैं उनके लीक होने की अफवाहें भी खूब सारी टेलीग्राम पर चलती है। इन अफवाहों के बीच में इस तरह के खेल भी हो जाते हैं। इसीलिए सरकार को इस बात का बहुत डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि इस बार रीनीट जो है, जो होने जा रहा है 21 जून को, उसको में किसी तरह तो एक बड़ा फैसला शालिनी लिया गया है, टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका इस जानकारी के लिए।